बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चौथा लेक्चर है और मतलब आपने पिछले 3 लेक्चर्स में देखा कि हमने बेसिक डेफिनेशंस को बड़ी डिटेल से देखा और फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर फोकस किया हुआ है। जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की फिर मैंने सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर में स्पेशली हमने उसकी फॉर्मेशन देखी और आज उसके बाद फिर हमने उसके सोल्यूशन कि हाउ टू गेट द सोल्यूशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कल मैंने 2 एग्जांपल्स की थी, एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की और एक क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। आज उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। तो कल के लेक्चर का रिव्यू जो मैंने आपको दिया वो अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि वी डिड the formation of first order partial differential equations and we develop a methodology to get the solution of first order partial differential equations। so आज से जो लेक्चर की जो आउटलाइन है वो उसमें हम उसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और एग्जांपल्स करेंगे कि जिनकी मदद से आपको क्लियर हो कि डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स मैं लूँगा कि how to get the solution of a first order partial differential equation जी, and then उस solution की मदद से मैं इंटीग्रल सरफेस कैसे फाइंड आउट करूँगा जी, जो उस पीडीज को रिप्रेजेंट करेगी। तो बेसिकली मैं जो सेकंड पार्ट ऑफ माय लेक्चर इज डिपेंडिंग ऑन इंटीग्रल सरफेस पासिस थ्रू अ गिवन कर्व। और ये जब मैं गिवन कर्व की बात करता हूँ तो बेसिकली आपकी जो इंटीग्रल सरफेस होगी वो इस कर्व से पास करेगी और इसको हम डेटा भी कहते हैं जी। ठीक है, लाइक व्हेन वी आर डीलिंग इन मैथमेटिक्स उसके हम कोई एग्जांपल्स लेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको गिवन होगी और उसके साथ कोई इनिशियल डेटा गिवन होगा कि जिसकी मदद से आपने द एग्जैक्ट इंटीग्रल सरफेस आपने फाइंड आउट करनी है जी। और इसकी मेथोडोलॉजी डेवलप करने के लिए मुझे पैरामीट्रिक इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। ये बेसिकली बैचलर लेवल्स में आपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस और डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी सी आपको क्योंकि ऑफकोर्स आप कहोगे कि सर वो तो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, साल हो गए, वो तो भूल जाइए। तो मेरी कोशिश होती है हर लेक्चर में कि मैं जो भी नई टर्म यूज़ करूँ या मैथमेटिक्स से कोई भी टर्म यूज़ करूँ जो लेक्चर से रिलेटेड ना भी हो तो उसी हल्की सी डेफिनेशन में दे दूं आपको और उसी 1-2 एग्जांपल्स दे दूं ताकि आपको यू कैन अंडरस्टैंड बेटर द मेथोडोलॉजी ऑफ द कमिंग क्वेश्चंस जी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पैरामीट्रिक इक्वेशंस के ऊपर बात करेंगे, देन हम उस मेथोडोलॉजी के ऊपर बात करेंगे कि हाउ टू गेट दीज इंटीग्रल सरफेसेस पासिंग थ्रू अ गिवन कर्व जी। और जैसा कि मेरी आदत है कि मैं सिर्फ थ्योरी के ऊपर बात नहीं करता, मैं साथ कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लूँगा। मैं एग्जांपल लेके उनको फिर मैं सॉल्व करूँगा और आपको शो करूँगा कि हाउ वी गेट दिस काइंड ऑफ इंटीग्रल सरफेसेस व्हेन वी हैव दिस इंटीग्रल सरफेसेस पासिंग थ्रू ए गिवन कर्व जी। सो ये आज का हमारा लेक्चर है जी, इसको हमने देखना है। और इस लेक्चर को इससे जो फर्स्ट स्लाइड है इसको जो फर्स्ट सेक्शन है इसका वो है सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक हमने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ली थी और एक हमने क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ली थी। आज उसी सिलसिले को हम बढ़ाते हुए कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जी। और ये जो मेथड है इसको मैंने कल भी कहा था कि इस मेथड को हम मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या लैग्रांज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं जी। तो बेसिकली ये सारा मेथोडोलॉजी जो है ये डिपेंड करती है इस थ्योरम के ऊपर कि अगर आपका जनरल सॉल्यूशन आपने ऑब्टेन करना है फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। अब मैं टोटली इस लेक्चर में बात करूंगा क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। मैं नॉन लीनियर कंप्लीट नॉन लीनियर की बात नहीं कर रहा, मैं क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ। और यू नो दैट व्हाट इज द क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो डेरिवेटिव होते हैं वो लीनियर होते हैं, लेकिन उन डेरिवेटिव के साथ में भी डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो कंप्लीट लिनियरिटी नहीं होती है हमारे पास।
ठीक है। तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्लासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन इन इक्वेशन 1.1 and this is a very famous equation which we even derive in the last lecture, or the second last lecture we derived this kind of equation, and can be written in the form f of uv is equal to 0, where f is an arbitrary function and u of xyz is equal to c1 and v of xyz is equal to c2. Look, हम solution इस solution को कोई भी एक arbitrary function होगा f जो डिपेंड कर रहे हैं u और v को, और u और v बेसिकली डिपेंड कर रहे हैं x, y और z के ऊपर, और इक्वल टू c1 तो ये कर्व है एंड दिस इज v ऑफ x, y, z, ये भी एक कर्व है जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहेंगे. फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास अगेन एक ऑक्सिलरी इक्वेशन आ रही है, dx by p of x, y, z is equal to dy over q of x, y, z is equal to dz over r x, y, z. और मैंने जैसे कल भी कहा था कि इस थ्योरम का प्रूफ आपको हैंडआउट्स में मिल जाएगा, और जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा है कि वो जो भी थ्योरी पढ़ें उसका वो प्रूफ भी करें. सो द कर्व्स डिफाइंड बाय u of x, y, z is equal to c1 and the second one v of x, y, z is equal to c2 are called the families of characteristics curves of equation. So the idea of this thing is that we are basically looking for these two constants c1 and c2, and how we get these? We operate, we use maybe these first two terms, maybe these first two terms, second and third term, maybe first and last term, and maybe we use a method of multipliers to obtain the solution, to obtain these constants c1 and c2. So in coming examples मैंने आज इस 3 examples उठाऊंगा, और 3 एग्जाम्पल में इसलिए करा रहा हूँ कि आपको आइडिया हो कि इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है. 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स को मैं लेके चलूँगा, और प्लीज़ आपने इसको गौर से देखना है क्योंकि आपके असाइनमेंट्स में आपके और मेरे इस लेक्चर को आपने तवज्जो से सुनना है, क्योंकि असाइनमेंट और जो आपके क्विज़ेज़ होंगे वो बेसिकली आज चौथा लेक्चर है तो 2 लेक्चर के बाद एक क्विज़ है आपका, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें उसके लिए. ठीक है. So examples. In the first example I am taking this kind of partial differential equation. So it's in very it's looking in very odd form, like it's a determinant x, y, z. The first row is alpha, beta, gamma, and partial 0, partial x, partial 0, partial y, and minus 1 is equal to 0. So of course this is a partial differential equation, and we can make this when we solve this determinant, then we can get a partial differential equation. और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है जी, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. सो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी वो थी समथिंग लाइक दैट, x, y and z, and then this is alpha here, beta here, and gamma, and then partial z by partial x, partial z by partial y, and this is minus 1. डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0. सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने इसको सिंप्लीफाई करना है लैग्रांज इक्वेशन की फॉर्म में जी. तो वो कैसे करेंगे? आप इसको ज़ाहिर डिटरमिनेंट खोलना आपको आता है और ये आपने बहुत पहले सीखा हुआ है, लेकिन मैं जस्ट इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ. h इंटू मल्टीप्लाई ऑफ दिस टर्म विद दिस टर्म माइनस बीटा एंड देन माइनस ऑफ दिस टर्म gamma partial z over partial y. This is gamma, small gamma, and this is partial. Don't confuse yourself with partial and gamma. So then minus y, and this is nothing but minus alpha and minus gamma partial z by partial x, and then this is nothing but z, and we can solve this alpha of partial z by partial y minus beta of partial z by partial x is equal to 0. So on simplification, gamma x partial z by partial y minus plus alpha y plus partial z by partial x
प्लस जी अल्फा जी पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई माइनस बीटा जी partial z by partial x is equal to 0. So this is basically now to write in this form capital P small p plus capital Q small q is equal to r, or in other ways capital P partial z by partial x plus capital Q partial z by partial y and r. So we have to take common of values of coefficient of this term and coefficient of this term. So this is nothing but gamma y minus beta z into partial z by partial x, और similarly जब मैं partial z by partial y को कॉमन लूँगा तो प्लस अल्फा z माइनस gamma x partial z by partial y and then this is equal to, इस टर्म को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊं, दिस इज एच बीटा बीटा एच बीटा माइनस अल्फा वाई. सो अब ये जो आपकी इक्वेशन है इसको मैं जानता हूं कि पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स को मैं पी कहता हूं और पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई को मैं क्यू कहता हूं. सो मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी गैमा वाई माइनस बीटा जी partial z by partial, this is p plus small p of course alpha z minus gamma x, and this is q, and this is h beta minus alpha y. So when you are going to make the auxiliary equation from this equation, we just do this. This is your capital P, this is your capital Q, and this is your capital R. So dx by, this is not the fraction basically, don't confuse yourself, I am just yes, and dx by p is gamma y minus beta z plus equal to auxiliary equation. I am writing auxiliary equation, so dy over alpha z minus gamma h, and this is equal to dz over beta h minus alpha y. So look at these equations. अब इशू क्या है इन इक्वेशंस में, ये मैं एग्जांपल इसीलिए ट्रा रहा हूँ, इस तरह के एक दो एग्जांपल्स और भी मैं ट्राऊंगा कि इनको इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है. अब देखें यहाँ पे अगर मैं इन दो टर्म्स को लेता हूँ, जस्ट फर्स्ट एंड द सेकंड टर्म, तो आप ये देखें इसमें वाई जी भी है और जी एक्स भी है, तो इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आपके पास टोटल इंटीग्रल नहीं बनना किसी भी अंदाज से, और यहाँ पे एक्स इन्वॉल्व है और यहाँ पे वाई इन्वॉल्व है. तो आप फिर एक टेक्निक है जो कल भी मैंने एक्सप्लेन की थी, और वो ये है कि मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स. आपने जस्ट कोई मल्टीप्लायर्स लेने हैं, कुछ लाइक कोफिशिएंट जो इसमें पहले से मौजूद है, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए कि लेट्स से अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे जो मेरी टर्म बनेगी वो गैमा एक्स वाई माइनस बीटा वाई जी, और फिर कहीं भी अगर मैं इसको z से मल्टीप्लाई करूं तो बीटा एक्स जी, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू राइट एक्स वाई जी, इसको मैं ऐड कर रहा हूं, प्लस डी वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड. सो अगर आप इसको देखें, मैं इसके मल्टीप्लायर इस तरह डालता हूँ, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड. अगर मैं इनको देखूँ कि क्या ये इक्वल टू यहाँ पे मुझे जो भी टर्म मिलेगी वो इक्वल टू यहाँ पे जीरो दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है. तो मैं यहाँ पे कोई ये टर्म देखना चाह रहा हूँ कि इनको आपस में ऐड करूँ तो नीचे मेरा जीरो हो जाए किसी भी तरह से, ठीक है. ऊपर में इनको मल्टीप्लायर से लेट से इस फर्स्ट टर्म को मैं एच से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, इसको मैं वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, इसको जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ. तो क्या ये टर्म जो है वो इक्वल टू जीरो बना रही है कि नहीं, तो ये हम देखेंगे. अगर क्योंकि मैंने इसको एच डी एच दिया है तो इस नीचे वाली टर्म को मैं एच के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, गैमा वाई माइनस बीटा जेड, और इसको मैं वाई के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, अल्फा जेड माइनस गैमा एक्स
और इसको मैं z से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैंने इधर से z से मल्टीप्लाई किया, तो z इंटू बीटा एच माइनस अल्फा वाई जी। तो आप ये देखो कि ये आपके पास आ रहा है एच डी एच प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड डिवाइडेड बाय, एडमेंट में इसको सिंप्लीफाइड करता हूँ, आई होप कि ये यहाँ पे आ जाएगा, एच जैमा एच वाई माइनस बीटा एच जेड प्लस अल्फा वाई जेड माइनस जैमा एच वाई प्लस बीटा जेड एच minus alpha yz. So here gamma hy will cancel this minus gamma hy, hz beta hz will cancel this term, and this minus sign term cancels this term. So here in this equation we achieve h dh plus y dy plus z dz divided by 0. So our one combination, the useful combination is, I will go to next slide, h dh plus y dy plus z dz is equal to 0. ये मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स हमें ये बताता है कि आप इस तरह एक आप अपना डिफरेंशियल ले लोगे और आप जब आप इससे इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन yields h dh plus y dy plus z dz is equal to, let's say this is constant of integration c1, और ये h square by 2 plus this is y square by 2, this is z square by 2 is equal to c1. This gives me h square plus, let's say this is c naught, because 2 is here, so I have to do something. H square plus y square plus z square is equal to 2c naught, and in the last term h square plus y square plus z square is equal to c1. So this is my फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जी c1, और इसको मैं u भी कहता हूँ। तो मेरा जो u है, u ऑफ एच वाई जी जो है वो मेरा आ गया आपके पास जनाब एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जी। अब जो दोबारा मैंने उसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरफ जाऊं, अब ये देखें कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लायर्स लिए थे, वेयर इट डिड एच वाई एंड जी, एच वाई और जी लिए थे, ठीक है। लेकिन अगर आप और से देखो तो अगर आप अल्फा बीटा और गैमा भी लो तो भी आपकी टर्म जो है वो जीरो होगी, क्योंकि इनका बिहेवियर सेम चल रहा है। हियर इज गैमा वाई, हियर इज बीटा जेड एंड देन अल्फा जेड, अल्फा बीटा गैमा, देन sorry, this is gamma beta alpha, gamma beta alpha. So alpha beta gamma are again the maybe the useful multipliers. So हम कैसे लेंगे जी कि हम अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से, तो अल्फा डी एच प्लस बीटा डी वाई प्लस गैमा डी जेड फॉर सेकंड कॉम्बिनेशन जी, फॉर सेकंड combination alpha dz plus beta dy plus gamma dz, and this is equal to our this is something like that alpha into gamma y minus beta z plus beta into alpha z minus gamma h, and then plus gamma into h beta minus alpha y. ओके, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। हमने से लिखा अल्फा जी गैमा एच और अल्फा जी गैमा एच। ओके, आई रोट इट इन द करेक्ट वे। सो
यहाँ से आप देखो कि अल्फा डी एक्स प्लस बीटा डी वाई प्लस गैमा डी जेड डिवाइडेड बाय, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो अल्फा गैमा वाई माइनस अल्फा बीटा जी प्लस अल्फा बीटा जी माइनस गैमा बीटा एक्स प्लस gamma beta of course and here x minus gamma alpha y. So gamma alpha y and gamma alpha, this term cancels this term and this term cancels this term और ये term इसको cancel करेगी और ये divided by alpha dx plus beta dy plus gamma dz, ये डिवाइडेड बाय 0 बन जाएगा जी. दिस इज अल्फा. सो देयरफॉर और सेकंड आफ्टर यूजिंग दीज मल्टीप्लायर्स अल्फा बीटा और गैमा, मैंने ये दो मल्टीप्लायर्स तीन लिए अल्फा बीटा और गैमा. तो आप ये देखते हैं कि ये आपके पास आ रहे हैं अल्फा डी एक्स प्लस बीटा डी वाई प्लस गैमा dz is equal to 0. जब आप इस इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन implies अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गैमा z is equal to c2. सो मेरे पास c1 भी आ गया और c2 भी आ गया और ऑफ कोर्स ये जो चीज़ हो रही वो मेरी v of x y z जो होगा उससे इक्वल हो रही थी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गैमा जेड जी. और इसी तरीके से मैंने पहले यहाँ पे u भी निकाल लिया था. तो जो मेरा जनरल सोल्यूशन हो रहा है इस पीडी का, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन पीडी इज f of uv is equal to 0 and just plug in the values x square plus y square plus z square comma and this is alpha x plus beta y plus gamma z is equal to 0 जी. So this is the first one example जी. इस एग्जाम्पल में जो ज़्यादा चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि हमने मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स की मदद से किस तरीके से यहाँ पे ये एक डिफरेंशियल बनाया जिसकी इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत आसान है. यहाँ पे भी देखें और ये देखें, ये दो वेरिटीज, यस दिस वन एंड दिस वन जी, ये दो हमने डिफरेंशियल बनाए जिनको इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत आसान है. ये ऐसा दो कॉम्बिनेशन हमने बनाए दूसरे लफ्ज़ों में कि हम, और ये हम कर सकते हैं ऐसा. इन सम एग्जांपल्स कभी हमें एच डी एक्स प्लस वाई डी वाई में से लास्ट टर्म माइनस करनी पड़ेगी, कभी हमें पहली दो टर्म्स ही आपस में ऐड होके वो जीरो बना देती है. तो जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे आपने उसको उस अंदाज से डील करना है और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स को आपने देखना है. ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एग्जांपल जी. सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस वाई जी इज इक्वल टू 0. So it equal to 0 is missing here, but it's okay. I just proved before. And as a second example, I have to take this very simple. It looks like very simple. Here our p is very small. It's only z. Capital P is z. Capital Q is z minus z, and r is little larger. So अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स को डिफरेंट अंदाज से यूज करेंगे. ठीक है, तो ये हर क्वेश्चन को दूसरे के साथ आप बेस नहीं बना सकते. आपको मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स को ऊपर कमांड होनी चाहिए जी. ठीक है, कि आपने मल्टीप्लायर्स को कैसे यूज करना है जी. सो इसका सोल्यूशन कैसे हमने फाइंड आउट करना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ जी. ये इसका सोल्यूशन भी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं. तो ये जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन इज पी जेड माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस h प्लस वाई होल स्क्वायर जी. सो आप अगर इसको होल से देखें तो इसमें जो कैपिटल P है वो z है
कैपिटल Q है वो माइनस जी है और R जो है वो जी स्क्वायर प्लस एच प्लस वाई होल स्क्वायर जी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखें कि इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ये इसको मैं एग्जांपल 2 कहता हूँ जी ताकि कंफ्यूजन न रहे। दिस इज एग्जांपल 2। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है जी, डी एच ओवर पी डी वाई ओवर क्यू एंड sorry dz over r. Okay, so dh over p is equal to dy over q and dz over r. तो अब जस्ट यहाँ में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, dh over z dy over minus z and z over z square plus h plus y square. So अब यहाँ पे आप फौरन देखें, आप अगर पहली दो टर्म्स को देखें, जस्ट लुक एट दिस फर्स्ट टू टर्म्स, तो आपको फीलिंग होगी कि डी एच और डी वाई को मैं ऐड करूँ, जस्ट डी एच प्लस डी वाई डिवाइडेड बाय, लुक एट दिस टर्म जेड, इसमें ये ऐड करूँ प्लस इंटू माइनस जी एंड दिस गिव्स मी नथिंग बट डी एच प्लस डी वाई ओवर 0. So the first combination is possible. First combination is क्योंकि हमें यहाँ पे 0 लाना होता है किसी भी अंदाज से जी, ठीक है, और इनको ऐड प्लस करके डी एच प्लस डी वाई यहाँ पे 0 आ गया हमारे पास। अब हम मुझे आई डोंट केयर अबाउट द थर्ड टर्म एट द मोमेंट ऑफ कोर्स फॉर माई सेकंड कॉम्बिनेशन आई हैव टू गो देयर फॉर टू मेक सम अनदर कॉम्बिनेशन जी। लेकिन पहले कॉम्बिनेशन के लिए जी मुझे फर्स्ट टू टर्म्स ही एनफ है, बिकॉज माई मेथड मल्टीप्लाई सेज दैट डी एच प्लस डी वाई, जस्ट मैं इनको ऐड करूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे 0 हो जाएंगे और देयरफॉर मेरा जो फर्स्ट इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रल फर्स्ट कर्व आएगी मेरे पास, वो इस डिफरेंशियल से आ जाएगी इज इक्वल टू 0। जस्ट इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन यील्ड्स dh plus dy is equal to let's say this is c1 and this is h plus y is equal to c1 जी। so ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इसी को अब देखें, मैं अगर ये दो टर्म्स लेता हूँ, इनके ऊपर इवन में इनको प्लस माइनस भी करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ रहती है x प्लस वाई किसी भी अंदाज से। अगर मैं ये टर्म और ये टर्म लेता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लेता हूँ, और ऑफ कोर्स z से कैंसिल हो सकता है, मैं कैसे भाई, इसको मैं z से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं और यहाँ पे z स्क्वायर आ जाएगा और जस्ट इसको इसमें से सेपरेट कर दूं, यानी z dh माइनस डी लाइक z dh माइनस dz ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस h प्लस वाई होल से ये टर्म तो कैंसिल हो रही है, लेकिन ये 0 नहीं हुआ, जो हमारा गोल था वो हमें अचीव नहीं हो रहा। अब कोई और टर्म यूज करें किसी भी तरह का, तो ये तो फिर हमारे लिए क्या आसानी है। लुक एट दिस इज x प्लस वाई, और x प्लस वाई अभी भी हमने प्रूव किया है दिस इज इक्वल टू c1, सो दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे। द अप्रोप्रिएट वे इज, लेट्स से आई एम टेकिंग द आई एम गोइंग हियर, let's say I am taking the first and the last term dh over z is equal to dz over z square plus, and this is let's say c1 होल स्क्वायर जी। मैंने x प्लस वाई की बजाय उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो अभी भी मैंने ऑब्टेन की थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, जस्ट आपकी प्रैक्टिस और आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लायर्स के ऊपर वो आपका मजबूत होना चाहिए, और इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बेसिक अलजेब्रा ज़रूर देखेंगे इसका। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो अब ये एक सिंपल इंटीग्रेशन बन गई, इसको डी एक्स को इधर ही रहने दें, तो ये आ गया जेड डी जेड ओवर z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। नो दिस इज ए कांस्टेंट, z स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है z, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो अब z स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो दिस इज dx, दिस इज 1/2
2z डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर जी। तो ये तो h आ गया मेरे पास, दिस इज 1/2 लॉग ऑफ z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर जी, एंड ऑफ कोर्स प्लस c2 जी। और c2 की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे पास 2h, लेट्स से 2 को मल्टीप्लाई किया, इसको मैं c2 डैश कहता हूँ, और दिस इज c2 जी, दिस इज c2 डैश, और c2 इज इक्वल टू 2h माइनस लॉग ऑफ z स्क्वायर प्लस c1 की वैल्यू मैंने बैक सब्स्टिट्यूट की, तो h प्लस वाई होल स्क्वायर जी, वेयर c2 इज इक्वल टू 2c2 डैश जी। ठीक है, तो हमारे पास c1 भी आ गया और ये c2 भी आ गया, तो हमारे पास ऑफ कोर्स ये c2 जो है वो v होता है और ये u होता है, और हमारे पास जो है आपका सोल्यूशन ऑफ दिस कर्व आ गई f ऑफ u v इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ, और ये देखें इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सोल्यूशन मैंने जो उधर लिखा हुआ है उसके साथ मैच करे, या जो बुक में लिखा हुआ है सर डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि मैं अगर ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रेशन को यहाँ पे रखने के बजाय इस तरफ रख लेता तो ये लॉग ऑफ z स्क्वायर प्लस एच वाई, दिस इज स्क्वायर माइनस 2h आंसर आ सकता था। ओके, सो डोंट बॉदर विद दीज थिंग्स जी। c1 और c2 आपके पास आ चुके हैं जी। सो आपने पिछली एग्जांपल में देखा कि हमने मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स को जस्ट फर्स्ट टू टर्म्स ले लिया, और अगली जो टर्म थी वो उसको हमने डायरेक्ट एवेलुएट किया फर्स्ट टर्म के साथ, इवन आप सेकंड टर्म के साथ भी कर सकते हैं जी। तो एग्जांपल अब तीसरी एग्जांपल में कराऊंगा, और देखें मैं आपके लिए आसानी ये कर रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम एग्जाम्पल्स आपको करके बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं जस्ट आपको रेफर भी कर सकता था कि आप फलां बुक में ये एग्जाम्पल्स पढ़िए, फलां बुक में ये पढ़िए। उससे रीज़न ये करने की कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो पहली बात, और दूसरी बात ये है कि अगर आप जब एग्जाम्पल्स कर रहे हो तो आपके लिए कोई इशू ना हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप गौर से देखेंगे जी। ठीक है, सो लेट्स स्टेट द इक्वेशन, द अदर इक्वेशन दैट इज h स्क्वायर माइनस वाई जी ऑफ p प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड h ऑफ q इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस h y। और मैंने जितनी भी इक्वेशंस की हैं पीछे, उनमें आप देखें कि ये जो ये क्लासी लीनियर इक्वेशंस हैं, दिस इज p एंड दिस इज q मींस p इज इक्वल टू पार्शियल z बाय पार्शियल h एंड पार्शियल z बाय पार्शियल y, और ये आपस में लीनियर है। हाँ, इनके जो कोफिशिएंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे है, दैट्स व्हाई दीज आर नॉट कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस जी। सो यहाँ पे होएवर वी हैव z स्क्वायर माइनस hy एज वेल। सो इसका जो सोल्यूशन होगा वो कैसे ऑब्टेन करेंगे ये आप अभी देखेंगे जी। इसमें हम एक अनदर वे ऑफ गेटिंग द अप्लाइंग द मेथड ऑफ मल्टीप्लायर जी, अनदर वे ऑफ अप्लाइंग द मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। सो हमारी जो इक्वेशन थी which is something like that, h square, okay, h square minus yz divided into p plus y square minus zh into q, and this is z square minus hy। और फेमस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आपको पता है कि वो क्या है जी, डी एच ओवर पी। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके अगर जहन में किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये कैमरा लर्निंग इक्वेशन डिस्टेंस लर्निंग वे ऑफ टीचिंग है जी, तो इसमें मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है वो ये है कि मैं इसको इतना डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँ कि आपके जहन में किसी भी तरह का कोई सवाल ना रहे। ठीक है जी, तो if you have some question then you can go to the books, especially Sankara Rao, Haberman and Miller, and the Minto book is also very helpful. Minto gave in the book of Minto there are a lot of examples already. So dx over p is equal to dy over q, and this is nothing but dz over r, and this is dx over p dx over h square minus yz is equal to dy over y square minus zh, and this is equal to dz over r is nothing but z square minus hy। अब इसको देखें
तो इसमें आपको लगेगा कि आप कोई भी मल्टीप्लायर यूज करें, x से मल्टीप्लाई करें इस टर्म को, y से मल्टीप्लाई करें इस टर्म को, z से मल्टीप्लाई डिवाइड करें इस टर्म को, तो उनका आपस में कोई भी रिलेशन बनाए, इवन x के साथ मल्टीप्लाई करें, y के साथ करें, z के साथ करें, तो भी आपके लिए इश्यूज रहेंगे। तो आपका जो बेसिकली टर्म है यहाँ पे आपके पास जीरो नहीं आएगा जी, ठीक है। तो उसका अनदर एडवांस वे ऑफ अप्लाइंग द मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स इज, आप इन दोनों का डिफरेंस पहले ले लें, ठीक है। आप ये देखें कि इनमें एक सिमेट्री चल रही है, एच स्क्वायर माइनस वाई जी है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जी एच है, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो ये आपस में कैंसिल आउट होने के इनके चांसेस हैं या एटलीस्ट सिंप्लीफाई होने के चांसेस हैं। मैं लेट्स से मैं इनका फर्स्ट कॉम्बिनेशन इनका मैं डिफरेंस लेता हूँ, डी एच माइनस डी वाई, दिस इज इक्वल टू, और ये मैं सारे इनको स्टार्ट करूँगा, ठीक है। क्यों करूँगा आप ये देखेंगे एच स्क्वायर माइनस वाई जी इंटू सॉरी दिस इज माइनस साइन हेयर, वाई स्क्वायर माइनस जी एच, तो ये आ जाएगा आपके पास डी एच माइनस डी वाई डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस वाई जी माइनस वाई स्क्वायर प्लस जी एच जी। अगर मैं इसको लिखूं कि डी एच माइनस डी वाई डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस z common h minus y, and again this is equal to nothing but dh minus dy divided by h minus y h plus y, क्योंकि ये जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मैं इस फार्मूले को यूज करते हुए लिख रहा हूँ, प्लस z इंटू एच माइनस वाई। अब यहाँ से h माइनस वाई आप कॉमन लें तो आपके पास डी एच माइनस डी वाई डिवाइडेड बाय एच माइनस वाई इंटू एच प्लस वाई प्लस जेड जी। हालांकि ये जीरो नहीं हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप इसको इसमें एक आपको एक होप नज़र आ रही है, एक उम्मीद नज़र आ रही है, वो ये है कि अगर किसी भी तरह से मेरी ये टर्म ख़त्म हो जाए तो इस चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, एक्स का डेरिवेटिव डी एच है और वाई माइनस वाई का डेरिवेटिव माइनस डी वाई है जी, ठीक है। तो ये एक होप है। लेट्स से अब मैं दूसरी टर्म लूँ कि डी वाई माइनस डी, इसको और इसके साथ में माइनस करूँ, डी वाई माइनस डी जेड डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी, ठीक है। तो ये जो टर्म मेरे पास बने जी वो एक सिमेट्री फॉर्म में बन रही है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जी, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट डी वाई माइनस डी जेड डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स एक्स कॉमन ले लो में, तो y माइनस जेड बनता है। यहाँ से z कॉमन आ जाएगा, यहाँ से y यहाँ से z पीछे रह जाएगा और यहाँ से y, तो ये आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे अगेन आप वो फार्मूला अप्लाई करोगे, डी वाई माइनस डी जी डिवाइडेड बाय वाई माइनस जी इंटू वाई प्लस जी प्लस एच इंटू वाई माइनस जी, और ये आपको देंगे आपके पास डी वाई माइनस डी जी डिवाइडेड बाय, अब यहां से y माइनस जी कॉमन लें तो h प्लस वाई प्लस जी बच जाएगा जी, h प्लस वाई प्लस जी जी। आप इसको देखें जी, इसको मैं स्टार कहता हूं और इसको मैं अगेन स्टार या डबल स्टार कह देता हूं। आप देखेंगे स्टार और डबल स्टार में h प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी h प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, तो अब मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ कि जिसमें, और इसमें प्लस बात क्या है, प्लस पॉइंट ये है कि y का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और माइनस जेड का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो ये मैंने जो जैसे मैंने पहले लेक्चर में कहा जी कि विदाउट अ गुड डिफरेंशिएशन एंड विदाउट हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन, okay,
द पीडीज आर डिफिकल्ट टू स्टडी जी, ठीक है। आपकी डेरिवेटिव और आपकी जो इंटीग्रेशन है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। और अगर आपने बीएससी करी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बीएससी फ्रॉम सम कॉलेजेस अगर आपने करी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ गो टू एसएम यूसुफ बुक और एंटन बुक जी, the Howard Anton, he wrote a very good, nice book. But S.M. Yusuf book is also very good. In his book, he very good examples picking from Howard Anton जी। बेसिकली उसी बुक भी हावर्ड एंटन की बुक के ऊपर बेस्ड कर रही है या थॉमस फिनी की बुक के ऊपर बेस्ड कर रही है। तो मैं इस सारी डिस्कशन बताने का मकसद यह है कि प्लीज गो एंड गेट योर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग। विदाउट द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पीडी को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है जी, ठीक है। इसलिए आपको मैं रिकमेंड करता हूँ बार बार, और इंटरनेट का सहारा लें। जस्ट गूगल पे डिफरेंशिएशन लिखें और इंटीग्रेशन लिखें तो आपके पास बहुत अच्छे नोट्स पड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ अच्छे वेबसाइट्स आपको बता दूं कि मैं देख वहाँ से आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखेंगे। तो इस सारी डिस्कशन का मतलब यह है कि बेसिकली मेरे पीछे जहन में ये है कि मैं किसी भी तरह से इनको सॉल्व कर सकूँ जी। तो सोल्यूशन मेरे पास आ रहा है, लुक एट दिस, y का डेरिवेटिव डी y और z का डेरिवेटिव डी जेड है। और सिमिलरली अब मैं उसको सॉल्व नहीं करने जा रहा तीसरे को, मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अब डी जेड का डिफरेंस डी एच के साथ लेंगे तो डी जेड माइनस डी एच, दिस इज नथिंग बट ऑफ कोर्स जेड माइनस एच इंटू एच प्लस वाई प्लस जेड जी। ये तीसरा टर्म आपने खुद देखनी है जी, जस्ट जैसे मैंने स्टार और डबल स्टार फाइंड आउट किए जी, ठीक है। अब मैं इनको अगर मैं एक ही इक्वेशन इनकी बनाऊं तो ये बनेगा डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी is equal to dy minus dz divided by y minus z h plus y plus z is equal to dz minus dh divided by z minus h into h plus y plus z जी, ठीक है। मैं कभी z कह देता हूँ, कभी z कह देता हूँ, तो ये प्रोनाउंसिएशन जब हमने स्कूल में पढ़ा तो z था, जब हम कॉलेज में पहुंचे या यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो पता चला कि ये जी है। तो कभी z कभी जी, तो इससे आप प्लीज़ कंफ्यूज होइएगा। तो अब हम चलते हैं, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ जी। ये देखें इससे डेरिवेटिव मौजूद है, इससे डेरिवेटिव मौजूद है, तो मैं लेट्स से फर्स्ट टू टर्म जी, लेट्स से फर्स्ट टू टर्म जी, लेट्स टेक फर्स्ट टू टर्म जी, फर्स्ट टू टर्म जी, ये आपके पास बने जी डी एच माइनस डी वाई ओवर, मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं लिख लूँ, एच माइनस वाई इंटू एच प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू डी वाई माइनस डी जी डिवाइडेड बाय वाई माइनस जी एक्स प्लस वाई प्लस जी। अभी देखें कि ये जो टर्म है ये इससे कैंसिल आउट हो सकती है और मेरे पास पीछे बचा डी एच माइनस डी वाई डिवाइडेड बाई एच माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई माइनस डी जी डिवाइडेड बाई वाई माइनस सी जी। जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेशन डी एच माइनस डी वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी वाई माइनस डी जी और y माइनस जी। तो आपके पास यहाँ से लॉग ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ y माइनस जी प्लस लेट्स से लॉग ऑफ c1 जी। जो ये दोनों लॉग हैं तो मैं एंटी लॉग लूँगा तो ये लॉग भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा x और y में जी। तो लॉग ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग की प्रॉपर्टी जो हमने शायद बहुत पहले पढ़ी थी जी, y माइनस जी इंटू सी वन टेकिंग एंटी लॉग, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ,
taking एंटीलॉग आपके पास यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू C1 इंटू वाई माइनस सी जी। तो C1 आ जाए मेरे पास, x माइनस वाई और y माइनस सी जी। सो दिस इज C1 और C2 जो है सिमिलरली आप इन्हीं लाइंस के ऊपर, आप पहले मैंने ये दो टर्म्स ली, आप इनमें से कोई सेकंड थर्ड ले लें, आप फर्स्ट थर्ड ले सकते हैं। लेट्स से अगर आप सेकंड थर्ड लें तो C2 जो बनेगा y माइनस जी, और असिमेट्री चल रही है ना यहाँ पे, x माइनस जी है तो ये आ गया y माइनस जी डिवाइडेड बाय z माइनस एच जी। तो ये C2 आ गया। अगर आप फर्स्ट और थर्ड लेते तो भी कोई इशू नहीं था, ठीक है जी। और आपका जो सोल्यूशन है वो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x माइनस वाई और y माइनस। मैं रिकमेंड करूँगा कि पेपर में आप इसको C1 को भी कैलकुलेट करें और C2 को भी कैलकुलेट करें। यानी यहाँ तो मैंने टाइम सेव करने के लिए C1 और C2 को लिख लिया, लेकिन आप प्लीज़ इसको सॉल्व करेंगे जी। सो नाउ वी कम टू दिस थ्योरम that this theorem tells us that before this we are doing only with two variables, independent variables, but if you have more than two variables, then what you should do, right? For example, if you have three independent variables or four independent variables, then what should you do? तो उसके लिए जो थ्योरम है वो ये है, वो कहता है कि let's say if ui is equal to h1 h2 up to hn and z is equal to or z again is equal to ci and I varies from 1 2 to n independent variables है आपके पास, ठीक है। तो जैसे हमने पहले करते थे कि एक u और v आपके पास आ रहे थे, जस्ट दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो आपके पास दो कर्व्स आ रही थी u एंड v। अब आपके पास n कर्व्स आएंगे जी, ठीक है। तो आर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और ऑफ कोर्स फिर अगर तीन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो आपके पास यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशंस में एक टर्म ज़्यादा हो रही है, अगर चार हैं तो दो ज़्यादा होंगी, और सिमिलरली अगर n है तो इसकी n टर्म्स होंगी, ठीक है। तो डी जेड ओवर डी आर जी। देन द रिलेशंस f of u1 u2 up to un is equal to 0 in which the function f is arbitrary। जैसे हमने पहले देखा कि फंक्शन f जो है वो आर्बिट्रेरी है, इज अ जनरल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन p1 partial z over partial h1 plus p2 partial z over partial h2, and this is the general solution of this partial differential equation जी, ठीक है। this is linear or maybe the quasi linear equation जी, दोनों में ये बात चलेगी जी, ठीक है। so in an example I took if u is a function of x and y and z, now अब हमारे पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं, पहले हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे जी, ठीक है। तो अभी तक जितनी हमने एग्जांपल इससे पहले की हैं वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ की हैं, और z जो था वो डिपेंडेंट वेरिएबल है x और y के ऊपर। नो अब मैंने तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ काम किया विच सेटिस्फाइज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस z पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस z माइनस h पार्शियल u बाय पार्शियल y प्लस x माइनस y पार्शियल u बाय पार्शियल z इज इक्वल टू 0। Then show that u contains x, y and z only in combinations x plus y plus z and h square plus y square plus z square. This is a question, some kind of question that उसमें हमें ये करना है कि हमने प्रूव करना है कि हमारा जो सोल्यूशन है जो कर्व्स होंगी वो h plus y plus z के साथ और h square plus y square plus z square के साथ होंगी, कॉम्बिनेशन u के इसमें बनेगी। तो इसका सोल्यूशन मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको इससे पहले डिटेल में हम कर चुके हैं। ऑफ कोर्स डी एच बाई वाई माइनस जी फर्स्ट टर्म आ गया जी, p प्लस डी वाई ओवर जेड माइनस एच सेकेंड इज इक्वल टू डी जेड ओवर एच माइनस वाई थर्ड, और ऑफ कोर्स यहाँ पे इक्वल साइन मिसिंग है, इक्वल साइन जी, इट्स टाइपिंग मिस्टेक, सो यू कैन इग्नोर दिस, दिस इज द इक्वल ऑफ डी यू बाई 0, देयर इज नो u हियर जी, u is like r is 0 here, so this is a homogeneous equation first of all, so there is no value here, so we put
डी यू ओवर 0 जी। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमें जो मिल रहा है कि यूजिंग मल्टीप्लायर्स, इस टर्म के लिए तो मल्टीप्लायर्स यूज करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जस्ट डी यू इज इक्वल टू 0 करो। सेकंड को डी एच प्लस डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू 0, ये सेकंड मल्टीप्लायर है जी। और थर्ड मल्टीप्लायर ऑफ एच डी एच प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। तो इन तीनों इक्वेशंस को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास u इज इक्वल टू c1, तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन आपके पास ये आ जी, सेकंड की ये आ जी, और थर्ड इक्वेशन की इंटीग्रेशन ये आ जी। वेयर c1, c2, c3 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, thus the general solution can be written in terms of an arbitrary function in the form u is equal to f of x plus y plus z, look at this here, and x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जी। तो u जो है वो कॉम्बिनेशन है x प्लस वाई प्लस जी और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन जी। सो अब हम क्या कर रहे हैं, क्वासी लीनियर और लीनियर इक्वेशन की हमने बात की। अब हम क्या कर रहे हैं, और इसमें मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँ। इसमें हमने होमोजीनियस इक्वेशंस को भी डील कर लिया, ठीक है। इन द केस ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन योर r इज इक्वल टू 0, तो जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है आपने उसको डिवाइडेड बाय 0 करना है जी। मैं अगेन कह रहा हूँ कि यहाँ पे इक्वल साइन मिसिंग है जी, ठीक है। सो u इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई प्लस जी, h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सो नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ अवर lecture. This is, now we are basically interested that we have a solution. If we have a solution, then with that solution and some given data, can we find the integral surface, exactly that integral surface? So the answer is yes, we can. But before going to this thing, I would like to tell you the parametric equations. So the parametric equations are a set of equations that express a set of quantities as explicit functions of a number of independent variables known as parameters. So ये basically आपने बहुत पहले आपने इसको देखा होगा, और पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। आपके पास कोई कार्टेशियन इक्वेशन है तो आपने उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और पैरामीट्रिक फॉर्म को आपने कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट उसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ एक एग्जांपल या दो एग्जांपल्स के साथ, कि लेट्स से द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, while its one set of parametric equations are x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. So what I am doing here, if I put h, the value of x is here and the value of y is here, then this is h r square cos square theta plus r square sin square theta, and of course cos square theta plus sin square theta is equal to 1, and it gives me r square. So this equation is satisfied, and these two equations are parametric equations, and where theta is called r and theta is called, r is present here, so theta is a new parameter, so theta is called the parameter of these parametric equations. In the second example, let's say I took y is equal to h square, can be parameterized by using a free parameter t. Then one set of parametric equation is h is equal to t, y is equal to t square, of course. जस्ट आप यहाँ पे t को एलिमिनेट करना चाहें, t की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ये पैराबोला आ जाएगा। और इसका जो दूसरा सेट है, अगर आप h की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ t लेते हैं और y की वैल्यू t लेते हैं, तब भी आपके पास पैराबोला आएगा। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशंस किसी भी कर्व की एक नहीं होती, यूनिक नहीं होती, यानी एक कर्व की आपके पास एक से ज्यादा पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो सकती हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मेथोडोलॉजी to how we get the integral surfaces passing through a given curve. Okay, so as usual, we know that suppose for a given partial differential equations we obtain two integral curves, और ये भी हमने बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर लिए, C1 और C2 हमने कैलकुलेट कर लिया, और
हम क्या कहते हैं कि देन द सोल्यूशन ऑफ द पीडीई कैन बी रिटन इन द फॉर्म एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0। द सोल्यूशन ऑफ द पीडीई इज एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0। और यू और वी कैसे कैलकुलेट करने, हमने पिछले तीन एग्जांपल्स आज की और 2 एग्जांपल्स कल की, और इंशाल्लाह मैं आपको जो असाइनमेंट ढूंढ रहा हूँ उसमें भी आप ये बहुत ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट में मुझे हंसी इसलिए आ जाती है कि जब हमें असाइनमेंट मिलती थी तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, ये किधर से असाइनमेंट आ रही, क्यों आ रही। तो असाइनमेंट्स बेसिकली इसलिए दी जाती हैं कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक किया जाए कि आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो ऑनगोइंग लेक्चर्स हैं जी। सो जब आपके पास ये चीज़ आ गई तो हम ये चाहते हैं, नो वी विश टू डिटरमिन एन इंटीग्रल सरफेस कंटेनिंग अ गिवन कर्व गैमा, कैपिटल गैमा, लेट्स से दिस इज आवर इनिशियल डेटा, कि आपको ये पता है कि आपकी जो इंटीग्रल सरफेस है वो इस कर्व को पास कर रही है या एटलीस्ट उस सरफेस में ये कर्व लाई कर रही है जी। तो डिस्क्राइब्ड बाय द, और ये कर्व गैमा जो है इसी पैरामीट्रिक इक्वेशंस लेट्स से h इज इक्वल टू h ऑफ t, y इज इक्वल टू y ऑफ t एंड z इज इक्वल टू z ऑफ t होंगी, where t is a parameter, then our particular solution must be like particular solution, this is the general solution and these two are particular solutions। तो h को मैं रिप्लेस कर दूंगा h ऑफ t से, y को रिप्लेस कर दूंगा y ऑफ t से, और z को रिप्लेस कर दूंगा z ऑफ t से, और सिमिलरली v के साथ भी ये करूंगा। अब इन 2 इक्वेशंस को मैं लेके चलूंगा जी, और यहाँ से मैं t को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा जी, और फिर मेरे पास जो टर्म बचेगी वो सिंपल c1 एंड c2 में बचेगी, f of c1 एंड c2। So substituting the values of c1 and c2 from equations 2.1 leads to the integral surface passing through the given curve gamma। अब यहाँ से जो c1 और c2 की वैल्यूज फिर मैं यहाँ से वापस बैक सब्स्टिट्यूट करूँगा और फिर मेरे पास एक आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी, तो एग्जांपल्स लेते हैं। एक एग्जांपल, find the integral surface of the partial differential equation h y square plus z p minus y h square plus z q is equal to h square minus y square z containing the straight line x plus y is equal to 0 and z is equal to 1 जी। ठीक है, containing the straight line x plus y is equal to 0 and z is equal to 1। ये इनिशियल डेटा है हमारे पास, तो ये दोनों जो लाइनें हैं z is equal to 1 की लाइन और x plus y is equal to 0, ये वो जो हमारी रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस है उसके ऊपर लाई कर रही है जी। ठीक है, इंटीग्रल सरफेस इज h y स्क्वायर प्लस z p माइनस y h स्क्वायर प्लस z q इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑफ z जी। तो और जो मैं इनिशियल डेटा है वो भी मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो अब यहाँ पे पहले सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन पीडीई। तो सोल्यूशन फाइंड आउट करने का वही तरीका है जो मैंने पहले बताया कि दिस इज योर पी, यहाँ पे ये जो है ये एरिया आपका क्यू बनेगा और ये आपका आर बनेगा जी। और जब आर 0 हो तो भी मैंने आपको बताया कि क्या करते होते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में हमारा जो लास्ट टर्म थी राइट हैंड साइड थी वो 0 थी। ठीक है, तो डी एच अवर एच इंटू वाई स्क्वायर प्लस जी इज इक्वल टू डी वाई अवर माइनस वाई एच स्क्वायर प्लस जी एंड डी जी अवर एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी जी। अब आप इसका जो मल्टीप्लायर्स हैं, अब आप देखेंगे कि आपके मल्टीप्लायर्स कैसे होते हैं सॉल्व आप करेंगे। तो आप पहले इन दोनों को देख लें, इसको मैं h के साथ मल्टीप्लाई करूँ, इसको y से करूँ। क्यों, मुझे फौरन क्या आइडिया मिला यहाँ से? आइडिया ये मिला कि यहाँ भी ये y स्क्वायर है, यहाँ भी h स्क्वायर है। अगर मैं इसको y से मल्टीप्लाई करूँ तो ये y स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा और ये h स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और बाकी ऑफ कोर्स कुछ टर्म यहाँ से भी आएंगे। तो अगर मैं इसको डी एच डी एच प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस दिस इज नाउ दिस इज एच स्क्वायर, दिस इज
एच स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, दिस इज, अब देखें ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो रही, इसमें z कॉमन लें तो आपके पास एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचता है, तो यहाँ पे वो चीज़ मौजूद है हमारे पास। तो अब मैं इस थर्ड को मैं z के साथ मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है, मैं जस्ट इसको माइनस कर दूंगा, माइनस ऑफ एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी, एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस, सो माइनस वाई स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा जी, और ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो रही, और आपके पास एच डी एच प्लस वाई डी वाई, ऑफकोर्स दिस इज वाई जी, सॉरी, एंड माइनस डी जेड डिवाइडेड बाय 0, देयरफॉर एच डी एच प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड इज इक्वल टू 0 जी। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आएगा ऑन इंटीग्रेशन एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड इज इक्वल टू लेट्स से सी, एंड दिस इज एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू c1, वेयर c1 इज इक्वल टू 2c, ठीक है, C1 आ गया, ओके, दैट्स वेरी गुड। सिमिलरली आपने C2 फाइंड आउट करना है, और अब आप जो मल्टीप्लायर बनाओगे, सो अब बेसिकली आप इसको देखें कि मल्टीप्लायर जो हम बनाएंगे इसके, तो इसमें कुछ टर्म्स कॉमन है, मैं इसका मल्टीप्लायर नहीं बना रहा, मैं जस्ट आपको होमवर्क दे रहा हूँ। मल्टीप्लायर होंगे इसके वाई जी डी एक्स प्लस एच जी डी वाई प्लस एच वाई डी जी, दिस इज इक्वल टू 0, और बेसिकली ये जो चीज़ बनेगी ये प्रोडक्ट फार्मूला है एच, सो दिस इज एच वाई जी, दिस इज वाई जी इज इक्वल टू 0। जब आप इसका डेरिवेटिव ओपन करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एच, the remaining two terms are same, yz plus derivative of y and the remaining two terms are same, hz। so जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एच वाई जी इज इक्वल टू दिस c2, तो c2 मेरे पास आ गया एच वाई जी, और c1 मेरे पास आ गया एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू c1, और दिस इज योर c2g। Now the given data is this thing, x plus y is equal to 0 and z is equal to 0। तो इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन बनेगी वो h of t is equal to 1 is equal to t is a parameter, and y of t is equal to minus t, and z of t basically nothing but equal to 1। आप देखेंगे इनकी वैल्यूज को जस्ट ऐड करें तो आपके पास ये इक्वेशन ऊपर आ जाएगी और t एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है t माइनस टी और z ऑफ t इज इक्वल टू 1। अब जहाँ जहाँ h है वहाँ पे आप t सब्स्टिट्यूट कर दें, y है वहाँ पे माइनस टी, z है तो 1, तो c1 मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, एंड दिस इज नथिंग बट 2t स्क्वायर माइनस 2, दिस इज c1, एंड यहाँ से जो c2 आएगा मेरे पास t इंटू माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास c2 आ गया और ये मेरे पास c1 है। अब इनमें से मैंने t को एलिमिनेट करना है जी, मैंने फंक्शन अपना जस्ट ट्रांसफर्स में रखना है c1 एंड c2 में जी। तो मैं जस्ट टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही, यहाँ से मुझे टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही माइनस c2 जी, माइनस c2 की वैल्यू में यहाँ टी स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 and let's say this is 2, substituting the value of equation 1 in equation 2 obtain c1 is equal to 2c2 minus 2c2 minus 2g, और इसको आप एक तरफ ले आए तो c1, सो मेरे पास c1 टी स्क्वायर की वैल्यू माइनस c2 है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा
तो -2 इंटू C2 -2 एंड दिस इज C1 इज इक्वल टू C1 प्लस 2C2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 जी। ये मेरे पास है टर्म आ जी। और अब मैं C1 और C2 की जो वैल्यूज कैलकुलेट की है वो अगर इस इक्वेशन में डाल दूं तो वो हमारी रिक्वायर्ड सरफेस होगी जी। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड सरफेस इज जस्ट प्लग इन द वैल्यू ऑफ C1 की वैल्यू क्या होगी जी, यहाँ पे देखिए आप h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2z प्लस 2hYz C2 की वैल्यू ये आ जी और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मैं यहाँ पे भी बताता चलूँ कि जिनके पास सेंट्राला राउट की बुक है उसमें ये एग्जाम्पल सॉल्व है लेकिन वो गलत सॉल्व हुई है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2z प्लस 2hYz प्लस 2 इज इक्वल टू 0 जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया जी। द सेकंड एग्जांपल इज फाइंड द इंटरनल सरफेस ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन hp प्लस y2 इज इक्वल टू z एंड इट इज अ वेरी सिंपल linear partial differential equation. It's a linear. There is no dependent variable in this coefficient, no dependent variable in this coefficient, and there is no power of z also. So for solving this equation, I am not going to follow the whole procedure. I am just taking the C1 and C2. So the second example is I am taking the very simple example, HP plus YQ is equal to, H must be written here, HP plus YQ is equal to Z। तो अब इसकी जो अदर इक्वेशन होगी dH ओवर H, dy ओवर Y एंड dz ओवर Z जी। इसको आपने खुद सॉल्व करना है क्योंकि इसलिए कोई मल्टीप्लायर यूज करने की जरूरत नहीं है। जो इसका C1 आएगा वो आएगा आपके पास x over y and C2 is y over z जी। और लेट्स से इसकी जो इक्वेशन होगी जिसमें ये इनिशियल डेटा जिसे हम कहेंगे वो हो रहा कि h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्कल जी, इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 2g. So just plug in the value of to simplify in here, if I take the value of y is equal to C1 over h and z is equal to y value is not C1 over h but this is h over C1 and z is equal to y over C2g. So on more simplifying, plugging the value of y from here, this is y h over C1 and this is z is equal to h over C1 and C2. Substituting these two values here in these two equations, I will get I'm writing here h square plus h square over C1 square plus h square over C1 square C2 square is equal to 4 and the other is h plus h over C1 plus h over C1 C2 is equal to 2. Take instead of this equation and I'll just simplifying these two equations. How I simplify? I just take the square of this equation and put equals to this thing and taking common factor which is h square, and this equation reduces to, let's say I am doing this step, one more step for you, C1 square plus h square over C1 C2 C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, और जब मैं इसका स्क्वायर लेके इसको इक्वल पुट करूंगा तो इसका स्क्वायर होगा h प्लस h ओवर C1 प्लस h ओवर C1 C2 होल स्क्वायर जी।
तो यहाँ से मुझे आसानी ये रहेगी कि मैं एच स्टेयर कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर दूँ, तो मेरे पास टर्म बचेगी 1 ओवर C1 स्टेयर प्लस 1 ओवर C1 स्टेयर C2 स्टेयर एंड दिस इज स्टेयर भी खोल दूँ 1 प्लस 1 ओवर C1 स्टेयर प्लस 1 ओवर C1 स्टेयर C2 स्टेयर प्लस 2 ओवर C1 प्लस 2 ओवर C1 स्टेयर C2 प्लस 2 ओवर C1 C2। आप देखें कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ, यू आर ओनली लेफ्ट विद 2 को भी आप डिवाइड कर दें 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C1 स्टेयर C2 प्लस 1 ओवर C1 C2 इज इक्वल टू 0। आप इसका एलसीएम लें C1 स्टेयर C2, तो यहाँ पे आपके पास C1 C2 प्लस 1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये टर्म में 0 होगी। ये बेसिक अलजेब्रा है। अब ये मैं इसको जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। 1 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। नाउ what is the value of C1 xy and C2 yz? Just plug in value here and we will get the required surface G. C1 x over y plus C1 again x over y and this is again y over z and this is equal to 0। इसका एलसीएम लेंगे आप तो ये आ जाएगा yz प्लस xz प्लस xy इज इक्वल टू 0 एंड फाइनल टर्म जो हमारी एज में यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यू टू वांट टू there is no space there, so xy plus yz plus zh is equal to 0 is your required surface G। ठीक है जी। सो आज का हमारा लेक्चर जो है जी इस एग्जाम्पल के ऊपर रहता है। अब हम एक समरी लेते हैं कि आज हमने क्या किया है और उसके बाद फिर लेक्चर क्लोज हो जाएगा जी। So the summary of today's lecture is we discussed the solution of first order partial differential equations, method of characteristics, and we did some 3 examples, and then we discussed the integral surfaces passing through a given curve, parametric equations. Then we discussed the methodology of how we get these integral surfaces passing through a given curve, and then in the end of the lecture we did 2 examples। प्लीज़ आप को मैं बार आपको रिवाइंड करा रहा हूँ कि आप बुक्स को कंसल्ट करें जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं, स्पेशली इसकी संटारा राव और मिंटो की जी। ठीक है, उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स हुई हैं जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।